आपके गांव का 18 साल से बड़ा प्रत्येक व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर होता है। बस अब समझ में आ गया। ना कोई रजिस्टर कर सकता, ना कोई इसको मतलब कोई डायरेक्शंस दे सकता, ना कोई इसे ये बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। कितनी बड़ी लाइन है ये, मतलब इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये कहानी आपको समझनी है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सरकार क्या है, जिसको आप भारत सरकार कहते हो वो क्या है। भारत सरकार जैसे वित्त सचिव है, वो वित्त मंत्रालय के अंदर होता है। वो वित्त मंत्रालय किसके अंडर है? लोकसभा के अंडर है, संसद के अंदर। मतलब वो वित्त मंत्रालय जिसके अंडर है, लेकिन उसके ऊपर साइन वित्त सचिव के हैं। तो क्या वित्त सचिव भारत सरकार है? नहीं, वो है मंत्रालय के अंडर। तो क्या मंत्रालय भारत सरकार है? मंत्रालय भी भारत सरकार नहीं है। तो क्या मंत्री भारत सरकार है? प्रधानमंत्री भारत सरकार है? एमएलए एमपी छोटे से लेके बड़ा हर अधिकारी तनख्वाह लेता है, डीसी हो चाहे चपड़ासी हो, प्रत्येक व्यक्ति सैलरी लेता है। सैलरी लेने वाला हर व्यक्ति नौकर है, सर्वेंट है। किसका? जो सैलरी देता है। तो उसको सैलरी कहां से मिलती है? टैक्स के पैसे से। टैक्स कौन भरता है? जनता। इसका मतलब जनता ही सरकार है। यह नारा ऐसे ही नहीं है, एक्चुअली जनता ही सरकार है। जनता की सरकार नहीं, जनता ही। तो जो आदमी वोट कर रहा है वो सरकार है। लेकिन अब यहां पंगा हो गया कि वोट करने वाला व्यक्ति तो उन्होंने एक्चुअली, देखो, मंत्रालय भारत सरकार का है और भारत सरकार जो उनको दे रही है खा के, प्रोड्यूस करके। शहर प्रोडक्शन का केंद्र नहीं है, प्रोडक्शन हो रही है केवल गांव में। तो असल में जो उत्पादन है वो गांव कर रहा है। इसलिए गांव की व्यवस्था, जो इस गांव की व्यवस्था को थोड़ा ध्यान से देखो। जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी है, जो भारत का इंडिजीनियस पीपल है, वही भारत सरकार है। इंडिजीनियस कौन? ओरिजिनल। ओरिजिनल कौन? वो जिसकी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित है। आप गांव को गौर से देखिए, हर एक गांव अपने आप में गांव नहीं, असल में कबीला है। और इसका जीवंत उदाहरण आपको या तो मिलेगा आदिवासियों में, जहां भी आदिवासी रहता है, या आपको हिमाचल में भी मिल जाएगा। हिमाचल में एक गांव में 5-7 घर ही होते हैं। क्यों जी? यहां पे अगर नीचे जाओगे, इधर सेंज गांव है, कीण है, कितने घर होंगे इनमें? 15-20 घर ज्यादा से ज्यादा। एक गांव की बात बता रहा हूं। तो 15-20 घर का मतलब क्या हो गया? 2 भाइयों की औलाद हो जाएंगी इतनी, तो 2 दादों की। 15-20 घर तो 2 दादों के हो जाएंगे ना। यानी 2 दादे मतलब एक ही परिवार। यानी एक परिवार मतलब एक कबीला, वो परिवार को कबीला। यानी हम असल में जो गांव में रहने वाले लोग हैं, हम कबीलियाई लोग हैं। हम आदिवासी लोग हैं जो गांव के हैं अभी भी, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सरकार का दिया हुआ, वो कबीलियाई लोग हैं। अगर आपकी उम्र किस की उम्र 45 या उसके आसपास की है, हाथ खड़ा करना। ये जितने लोग 45 पार के हैं या 45 के ऊपर के हैं, मतलब 45 अबव, मैं 45 का हूं इसलिए मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं। मेरे पास मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उस टाइम के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है।
उस टाइम के यानी कि 89 1989 का मतलब हो गया लगभग 35 साल, 35-36 साल, यानी 35-36 साल के बाद वाले प्रत्येक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। मैं तो 35-36 तो बड़ा हो गया ना। 89 के बाद वाले प्रत्येक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बाद के जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड वहां ऑलरेडी मेंटेन्ड है। उससे पहले वाले किसी बच्चे का है, किसी बच्चे का नहीं है। उस वक्त का कोई भी आदमी अपने बच्चे के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ बता देगा तो वही डन हो जाएगी, जो वो कह देगा वही चला था, अभी तक ऐसे ही चला है। आप सोच कर देखो टेक्निकली, इसको बहुत गौर से समझना। ये लाइट बात नहीं है, ये बिल्कुल समझ और लॉजिक की बात है जो आपको बताएगी। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, ये कौन बताएगा? मैं। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ ना, कौन बता रहा है? मान लो एक बच्चा पड़ा है सड़क के ऊपर, गली के ऊपर, या मेरे घर के दरवाजे पर, और ये केंद्र सरकार का कोई आदमी या किसी मंत्रालय का आदमी आकर के उस बच्चे के बारे में पूछता है ये किसका बच्चा है। मैं कह दूं मेरा है तो मेरा, मैं कह दूं पड़ोसी का है तो पड़ोसी का, जो कह देगा मेरा है उसी का हो जाएगा ना। क्यों जी? इसका मतलब यह हुआ। अच्छा, चलो इसके बाद थोड़ा आगे और पूछता हूं। अब वो ये पूछ रहा है आपसे इस बच्चे का नाम क्या है। मान लो मेरा बच्चा है, मैंने कह दिया ये मेरा बच्चा है, तो वो जो अधिकारी है या वो आंगनबाड़ी वर्कर है या जो भी आया था उस केंद्र सरकार का नुमाइंदा, वो आपसे पूछेगा इस बच्चे का नाम क्या है। मैंने उस बच्चे का नाम बता दिया कि इसका नाम सुरेंद्र पाल वर्मा है, ठीक है, तो वो अपने कागज में सुरेंद्र पाल वर्मा लिख लेगा। ये बताने के बाद वो एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि भाई ये पति ये पत्नी इन दोनों का एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम ये है। यही होता है। यानी कि उस सर्टिफिकेट पे लिखने के लिए कौन बता रहा है? माँ बाप जानकारी दे रहे हैं। उसका नाम क्या है, उसे किसने दिया नाम? माँ बाप ने। तो सर्टिफिकेट वो कैसे दे सकता है जब सब कुछ मेरे बताने के हिसाब से ही चलना है? तो फिर तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है? नहीं, मैंने ही बताया ना, तो मैं यही बात दोबारा भी तो बता सकता हूं। मैं यही बात दोबारा भी तो बता सकता हूं, क्या नहीं बता सकता? जैसे बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने चोर भेजे, आज करेंसी को डिजिटल करने के लिए ये चोर भेज रहे हैं। साइबर चोर इन्हीं के हैं, जिनके चोर पहले घरों से सामान वो दीवारें फाड़ फाड़ के, जिनका तो पाड़ लाग गया, इसका तो अपने हरियाणवी में बोलते थे, उसका पाड़ लाग गया। मतलब क्या करते थे, रात को सोते हुए घरों की दीवारों को मतलब खरोंच खरोंच के वो अंदर घुस जाते थे, और फिर अंदर का कीमती सामान, हर घर में सोना और चांदी रहता था, उसको उठा के ले जाते थे या कैश रखा होता था। तो फिर बैंक वाले, मतलब पहले चोरियां हुई, फिर चोरियों की चर्चा हुई, फिर बैंक वाले गांव में आने लगे, जी हमने बैंक खोला है नया नया, आप अपना सारा कीमती सामान यहां रख सकते हैं। उनको पता चल जाता चोरी हो रही है। जैसे अभी है ना, अभी कह रहे हैं सोना चोरी हो जाएगा, सोना ऐसे करके इतने से ज्यादा नहीं रख सकता, तो ई गोल्ड ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड ले लो। ई गोला के लोग इतने बेवकूफ हैं कि ले भी लेंगे, हैं? ले भी रहे हैं। अच्छा, एक और फिर कमाल की बात है, जिस टाइम पे कैश चोरी होने लगा, मतलब कैश क्या कि तनख्वाह आती थी अफसरों की, तो रास्ते में लूट लेते थे लोग बाग, मतलब चोर लोग। और फिर वहीं बैठे उन्हीं बैंक के लोगों ने कहा कि कैश को तो लूट लेते हैं, एक काम करो कार्ड ले लो, एटीएम कार्ड को कोई नहीं लूट सकता। फिर जब एटीएम को बंद करके डिजिटल करेंसी करनी थी, फिर एटीएम के फ्रॉड होने लग गए, नकली कार्ड भी बनने लग गए, एटीएम से ही चोरी होने लग गए कि नहीं होने लगे?
फिर डिजिटल करेंसी आ गई। अब मतलब ये क्यूआर कोड वाला खेल आ गया, डिजिटल पेमेंट, एनईएफटी वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट। अब ये ऑनलाइन पेमेंट में भी फ्रॉड होने लग गए, अब यूपीआई आधारित आ गया। अब वो यूपीआई में भी अब खाता खाली हो जाएगा, इसलिए अब वो सीबीडीसी ला रहे हैं। यहां से आपको लगता नहीं, देखो कोई बात एक बार होती हो, दो बार होती हो, तीन, मतलब हम ये मान सकते हैं इत्तेफाक एक या दो बार हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसे इत्तेफाक थोड़ी ना होगा। यहां पर ये इत्तेफाक है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में उन्होंने क्या खेल खेला, सरकार में बैठा आदमी, यानी सरकार इन द मीन्स दफ्तरों में बैठा नौकर बोलेंगे हम इसे, दफ्तरों में बैठा कोई भी नौकर अपने किसी रिश्तेदार को बोलेगा कि अंडर 19 के खेल चले हुए हैं, अपने बेटे को खेलने के लिए भेज दे, कोई प्लेयर नहीं है। वो बोलेगा बेटा तो मेरा 22 साल का हो गया। कौन पूछा है, सर्टिफिकेट 19 से नीचे का ले आना है, मैं कर दूंगा एंट्री। वो एक सर्टिफिकेट 19 से नीचे का ले आता है, फिर वो जीत जाता है, फिर अपने लोगों से केस करा देते हैं। केस करवा दिया, पता लगा दांत गिने, ये तो भाई 12 साल का बालक अंडर 10 में खेल रहा था, 15 साल का बालक अंडर 12 में खेल रहा था, 19 साल का बच्चा अंडर 16 में। आए ना ऐसे केसेस। इसके अलावा फिर कुछ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनवा कर किसी ने भाई किसी ने 2 जगह खाते खोल लिए, किसी ने 2 जगह कुछ और कर लिया, किसी का 2 जगह नाम चल रहा था, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी। ये बड़ा बहाना करके फिर एक नियम निकाल दिया कि 1 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुआ हर बच्चे को सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा। और अपन मान लिया है कि नहीं, ऐसे ही हुआ था ना। ये वाली खबरें सबको याद होंगी ना कि डेट ऑफ बर्थ क्यों जरूरी है। उन्होंने ये बताया कि ये चोर हैं इसलिए जरूरी है। मतलब कुछ लोगों की चोरी को उन्होंने पूरे देश को चोर बना दिया। उस चोरी का आड़ में कोई आदमी 2 जगह राशन ले रहा था, 2 जगह राशन कार्ड बनवा के उसका आधार कार्ड बना दिया, तो अब वो एक ही जगह ले पाया, तो इतने करोड़ की सब्सिडी बच गई। इतने करोड़ का स्कूलों में 2 जगह खाता खुल रहा था, इतने करोड़ का ये होगा। यही खबरें आई थी ना कि आधार कार्ड से चोर पकड़ लिए। उन्होंने कुछ चोरों का इस्तेमाल करके पूरे देश की जनता को चोर घोषित कर दिया, क्योंकि चोर आदमी बोल नहीं सकता। अभी मैं आधार कार्ड जैसी चीजों के ऊपर अगर विरोध करूंगा, मैं कहूंगा कि अपार आईडी तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करेगी, मैं कहूंगा किसान की रजिस्ट्री भी उसकी बर्बाद करेगी, प्रॉपर्टी आईडी भी सत्यानाश करेगी। अपना डेटा किसी को भी दे रहे हो, घर में डायरेक्ट सप्लाई ले रहे हो, चाहे गैस की हो, चाहे पानी की हो, चाहे किसी भी चीज की डायरेक्ट सप्लाई, वो आपकी बर्बादी और आपकी गुलामी, आपके बच्चों की गुलामी का कारण बनेगी। जब मैं ये बोलता हूं तो जो सरकार का पक्ष लेने वाला आदमी है वो कहेगा ईमानदार हो तो डेटा देने में दिक्कत क्या है। इससे चोर पकड़े जाते हैं। भाई कभी जेल गए हो, उससे पूछना कभी पुलिस वालों से वास्ता पड़ा है, उससे पूछना इस देश के न्याय प्रणाली से, न्याय प्रक्रिया से पाला पड़ा है, तो आपको पता चलेगा असली अपराधी जेल में मौज करते हैं। जेलर तो उनको घर से खाना खिला करता है अपने घर से। असली अपराधी जेल में ना, जो रियल अपराधी है ना, जेलर सलूट मारता है आके अंदर, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है उनको, असली अपराधियों को। पुलिस वालों के पास जाओगे, असली अपराधी तो वहां कुर्सी पे बैठा होता है सामने, और सिगरेट का इंतजाम खुद दरोगा जी करते हैं। हम जैसे लोगों को तो अपराधी बनाया जाता है। कभी न्याय प्रणाली से वास्ता पड़ा हो तो रियल अपराधी तो कभी भी कोर्ट में जाके जज को शक्ल भी नहीं दिखाता। वो तो सेटिंग इतनी जबरदस्त रखते हैं जजों के साथ। उस दिन वो बंदा आ रहा था ना, वो सुपर टीम लीडर्स बैठे हैं यहां, हाथ खड़ा करियो। उस दिन वो बंदा क्या कह रहा था, मैं मर्डर केस में भी, बंदा 2 बार मर्डर केस में भी जाने के बाद कहता है 14 दिन से ऊपर अपन जेल में नहीं रहे। करना क्या है,
4 कर चुका है। करना क्या है? आईओ को बोलना है तू मुंह खोल, जज को बोलना है तू मुंह खोल। उसने मुंह खोला नहीं, उसने मुंह में अपना गांधी डाला नहीं, छुट्टी, बात खत्म। इतनी सी औकात है इस पूरी जुडिशरी की, पूरी पुलिस और पूरे सिस्टम की। लेकिन वो किसको बनाएंगे चोर? हमको। सारी समस्याओं का कारण वो हमें बताएंगे। इसीलिए क्योंकि उनको ऐसा बताने से हमारे ऊपर राज करना आसान हो जाता है कि हम मान लेते हैं कि हम चोर हैं। समझे? अब कहानी असली सुनो। जब इस देश का वो आदमी जो इंडिजीनियस है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वही इस देश का मालिक है, तो ये अंग्रेज कहां से आए या ये कानून कहां से आए? इसको समझने के लिए आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। हमारी कही हुई बातों पर यकीन करोगे, आधी जानकारी देंगे हम। खुद रिसर्च करोगे तो पूरी निकाल के लाओगे। खुद रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि जिसको आप भारत सरकार और पार्लियामेंट कहते हो, वो तो एक ट्रस्ट है, जिसकी मालकिन अभी भी वो है, इंग्लैंड का राजा है, पहले उस टाइम इंग्लैंड की रानी थी। आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों का कोई भी कानून गांव पर लागू नहीं होता यदि गांव के लोग उस सरकार को बनाने के लिए वोट नहीं करते हैं। तो देवीलाल से पहले मेरे दादाजी से बात जब मैं करता था तो मैं डिटेल में पूछता था, क्योंकि बुजुर्ग आपको इतिहास की जानकारी थोड़ी बहुत ठीक से दे सकते हैं, मोटा मोटा। उनकी भी रिसर्च नहीं होती, लेकिन जो होता है वो तो पता ही होता है उनको। पहले हमारे गांव में जब चुनाव होते थे तो वो ये कहते थे, सरपंची का भी इलेक्शन साथ होता था, एमएलए और एमपी का भी इलेक्शन साथ होता था। सरपंची के इलेक्शन को बोलते थे छोटी वोट। जिला परिषद की और ब्लॉक समिति की जो वोट थी उसको छोटी वोट बोलते थे। एमएलए और एमपी की वोट को बड़ी वोट बोलते थे। वो बोलते थे छोटी वोट तुम्हारी इसको जाएगी, बड़ी वोट हम दिया नहीं करते। याद है ये डायलॉग? किसी ने सुना हो तो अगर, सेम डायलॉग। वो बड़ी वोट देते ही नहीं थे, वो एमएलए और एमपी चुनने के लिए कभी भी वोट ही नहीं करते थे। उन्होंने फिर एक मसीहा बनाया। हर स्टेट के अंदर चुनाव को लोकप्रिय करने के लिए उन्होंने उनका आदमी चुना। आपकी बर्बादी आप ही के आदमी से करवाई जाएगी, ये नियम है उनका। क्योंकि उन्होंने देख लिया ये गोरी चमड़ी वालों के काबू नहीं आने वाले लोग, और अब इनसे लठों से और बंदूक से आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि लड़ने में ये माहिर लोग हैं, इस धरती के लोग, इनका डीएनए इस टाइप का है। तो उन्होंने हमारे ही लोगों को सबसे पहले वो जो जड़ है, जो हमारी डीएनए, उसको खराब करना चालू किया। जो मैंने बताया था 1965 में जो सूखे और बाढ़, जो सूखे की वजह से देश में अकाल पड़ा था, वो खबरें फैलाई गई, वो इतनी ही सच्ची थी जितनी सच्ची ये खबर है कि कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है। उस अकाल के बाद देश की भूखमरी को खत्म करने के लिए अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस खबर में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई नरेंद्र मोदी ये कह रहा था कि वैक्सीन लगाने से कोरोना में बचाव होगा। उस खबर का देश की अर्थव्यवस्था और देश के किसान के ऊपर वही असर हुआ जो कोरोना की वैक्सीन का हमारे शरीरों पर हुआ। समझ रहे हो सिमिलैरिटी? ये वैक्सीन की शुरुआत 200 साल पहले हुई थी, और आज 200 साल पहले का एक भी आदमी आपको बताने के लिए मौजूद नहीं है कि ये कितनी सच्ची है, कितनी कैसी है क्या मौजूद? 200 साल पहले का कोई आदमी नहीं है आपके सामने। और आज 2019 से लेकर के
2024 तक, अभी इस टाइम 2025 में चल रहे हैं जनाब, 2025 में आज भी भारत देश के अंदर मेडिकल इमरजेंसी लागू है कागजों में कोरोना महामारी के कारण। तो 5 से 35 साल बाद, आज मेरा बेटा 18 साल का है, 35 साल बाद ये 53 साल का हो जाएगा, बुजुर्गों वाली श्रेणी में आ जाएगा। और उस टाइम का बच्चा जो उस टाइम पे कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा होगा बच्चा, वो 53 साल के आदमी को ये कहेगा, जब ये बताएगा ना यशस्वी अपने पोते को 35 साल बाद कि बेटा ये सब सरकारें आप लोगों के साथ छलावा करती रहती हैं, चक्कर में ना पड़ो, 2019 में भी ऐसे हुआ था। तो वो बच्चा ऐसे गूगल सर्च करके बताएगा, या एआई उस टाइम पे उसको बोल के बताएगी कि जो बुढ़ा मुंह बोल रहा भौंक रहा है, बहुत खतरनाक बीमारी थी, मुश्किल से तो नरेंद्र मोदी ने बचाए थे, जान इंजेक्शन वैक्सीन लगवा के। क्योंकि कागजों में और अखबारों में यही लिखा हुआ है। आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आज से 50 साल पहले की? गूगल या इतिहास की किताबों से, जो उस साल का अखबार होगा। 1918 में महामारी आई थी, इसकी खबर आपको कहां से मिलेगी? 1918 की मैगजीन्स, 1918 की किताब, 1918 के दौर में लिखने वाले लोग यही तो होंगे। 2024 में जो हो रहा है इसके बारे में आज से 100 साल बाद ये कौन बताएगा? या तो इस टाइम के अखबार या इस टाइम की किताबें। इस टाइम की किताबें बिल गेट्स लिख रहा है अगली महामारी से कैसे बचे, अगली महामारी की तैयारी कैसे करनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है कि हमको कैसे करना है। इसका मतलब उस दौर का आदमी कभी नहीं जान पाएगा कि 2019 से लेकर 2024 तक हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ कितना बड़ा छलावा हुआ था। फिर मीजल्स के नाम पे कुछ भी बोल देंगे, पोलियो के नाम पे कुछ भी बोल देंगे और आप उसको मान लोगे, क्योंकि आपके पास जो दस्तावेज हैं उसमें कहीं भी उन लोगों की किताब का जिक्र नहीं है जिन्होंने इसके खिलाफ कुछ लिखा था। जो आज हम आपको वो बता रहे हैं, किताबें बांटते हैं, वो किताबें आपके बच्चे कभी पढ़ेंगे? आप पढ़ते हो अपने दादा और की किताब कहीं रखी हो तो? कोई नहीं पढ़ता जनाब। हाँ, उर्दू तो कोई पढ़ता ही नहीं होगा दुनिया में। आपको नहीं आती तो इसमें मैं तो कह रहा हूं अगली जनरेशन की गलती क्या है? नाश तो इसी जनरेशन ने कर रखा है ना। यही जनरेशन है जो कुछ नहीं पढ़ रही है, जो कोई रिसर्च नहीं कर रही है और इन संस्थाओं के द्वारा बताई गई हर बात को चुपचाप मान लेती है। मैं बता रहा हूं कुछ आदमियों की वोट, जैसे पूरे गांव का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था, कुछ लोगों का होता था, ऐसे ही जो लोग वोट बनवाएंगे उन्हीं की तो होगी। वोट कौन बनवाएंगे? जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग ही वोट बनवाते थे, बाकी कोई वोट बनवाता ही नहीं था। और इसीलिए उस दौर में इन्होंने देवीलाल को मसीहा बनाया अखबारों के माध्यम से। किसी भी ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पर नहीं बैठने या रहने दिया जाएगा जो इनके एजेंडे को नहीं चलाएगा। हरियाणा में देवीलाल पहला ऐसा आदमी था जिसने इस देश के बुजुर्गों को रुपए के साथ जोड़ा। हमारे परिवार को तोड़ने में इस पेंशन का सबसे बड़ा रोल है। बंसीलाल इस समाज के अंदर सबसे बड़ा एजेंट साबित हुआ जब उसने लोगों के ट्रांसफर यहां से वहां पेले दे करके, एक ही चीज के लिए जाना जाता है वो, और उसको बड़ा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया। जीडीपी बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम उसने ये किया था, समाज का सत्यानाश करने के लिए, कि परिवार का मुखिया जो पैसा कमा रहा है वो उसके परिवार में ही ना रह सके। जब आप अपने परिवार में रहोगे ही नहीं तो उसकी वजह से जो दूसरी जगह पर रहने के बाद समस्याएं आती हैं, वो कितनी समस्याएं आती हैं आपको खुद ही मालूम है। उस टाइम तो चलो परिवार इस टाइप के होते थे कि मास्टर जी ने रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी भाई ने कोई भी किसी भी घर में जाकर रोटी खा लो। लेकिन फिर उनके पास मोटरसाइकिल आ गई, नौकरी करने वालों के फिर कार आ गई,
और फिर उन्हीं लोगों की लड़कियों को भगाने लग गए। एक आदमी ने 2-2 ब्याह रचा लिए, जहां नौकरी करता है एक बीवी वहां है, एक बीवी घर में बेचारी बाट देखने लग रही है। 5 दिन वो वहां उसके साथ रंगरेलिया मना रहा है, 2 दिन वो अपना घर में अपनी बीवी के पास आता है। ये तभी तो चालू हुआ था, उससे पहले अपने समाज में कहां था? समझ गए ना? मतलब ये जो प्रोपेगेंडास जो हमारे समाज के साथ लड़े जाते हैं, ये इसलिए लड़े जाते हैं ताकि हम इन छोटी छोटी चीजों में उलझे पड़े रहें, और जो असली एजेंडा है वो छुपा रहे। असली एजेंडा है प्रत्येक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट देना। किनका दिया हुआ, किनका बनाया हुआ? उन्हीं का बनाया हुआ। किस जानकारी के आधार पर? जो हम देते हैं। तो वो जानकारी हम वैसे नहीं दे सकते क्या भाई? नहीं समझे? मेरा नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, मैं किस गांव का रहने वाला हूं, मेरी क्या इनकम है, मेरा क्या है, मेरा सर्टिफिकेट मेरा साइन किया हुआ कागज चलना चाहिए कि उनका सर्टिफाई किया हुआ? देखो, मैं कसूरवार कहां होऊंगा? जब मैं किसी चीज का लाभ लेने के लिए कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा करा देता हूं, तो मैं गलत हूं लाभ लेने के लिए। क्यों जी? वो पकड़ो और मुझे सजा दो, बात खत्म। तुम कौन होते हो इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करने वाले? कि अपार आईडी नहीं होगी तो तुम्हारे बच्चे को फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तुम्हारा बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। ये कौन सा तरीका है? तरीका गलत है कि सही है ये? तो ग्राम सभा को कहीं पर भी रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम सभा का मेंबर होता है प्रत्येक व्यक्ति। ग्राम सभा असल में भारत सरकार होती है, बशर्ते कि उसने वोट ना बना रखी हो। जिस आदमी के पास अपना वोटर कार्ड है, इनका दिया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस है, इनके दिए हुए दस्तावेज हैं, असल में वो जिसके पास राशन कार्ड भी है वो भारत का नागरिक नहीं है, वो रिफ्यूजी है, वो शरणार्थी माना जाएगा। समझे? इसीलिए ये प्रत्येक व्यक्ति को, और दूसरा जो प्रमाण है, दूसरी जो चीज है इसके अंदर लॉजिक है, वो ये है जो व्यक्ति अपने पुरखों की जमीन पर रह रहा है वो भारत का नागरिक है, कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो चाहे उसके पास। ये जो सीएए और एनआरसी लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने अभी तक के सारे कॉम्प्लिकेशंस देख करके, अभी तक के सारे दस्तावेजों का हिसाब लगा करके इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है कि पूरे गांव में एक भी व्यक्ति के सारे दस्तावेज नहीं मिलेंगे और वो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आप अगर गांव में रहते हो तो गांव के नियम आप तय करोगे। तो सब गांव के सब नियम अगर हम तय करेंगे तो इसका मतलब देश के नियम हम तय करेंगे। क्यों जी? लेकिन आपने जैसे ही अपना गांव छोड़ दिया, चाहे यूपी वाला बिहार चला जाए, बिहार वाला महाराष्ट्र चला जाए, या हरियाणा आ जाए, या हिमाचल चला जाए, हरियाणा वाला दिल्ली चला जाए, दिल्ली वाला शिमला इधर हिमाचल आ जाए, हिमाचल वाला चंडीगढ़ जाके रहने लग जाए, या मुंबई वाला जो है अमेरिका चला जाए, या कहीं वाला कनाडा चला जाए, जैसे ही आप अपने पुरखों की जमीन छोड़ोगे आप शरणार्थी हो जाओगे। ये पूरी दुनिया का सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है कि आप धरती के मालिक हैं। यदि आपका जन्म वहीं हुआ है तो आप उसी धरती के हिस्सेदार हैं। और धरती तो सारी एक है, धरती तो एक ही है ना। देश के राष्ट्रपति को किसने अधिकार दे दिया, या देश की संसद को किसने अधिकार दे दिया कि वो ये कह दे कि या लाइन है इसते उरा अनुरान धरती मारी? उसकी मां ने जामी थी कि धरती, धरती से वो पैदा हो रहा है ना, धरती से वो खा रहा है। तो धरती को बेचना, हमारे पुरखे तो इसको तो पाप कहते थे, बट्टा लग जाया करता अगर किसी का धरती बेच दिया करता कोई, क्योंकि धरती बेचना प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। आप धरती को बेच ही नहीं सकते क्योंकि धरती के मालिक नहीं हो आप। वो सर्टिफिकेट थोड़ी ना धरती का मालिक बना देगा। मेरी बात लॉजिक लग रही है आपको या बकवास कर रहा हूं?
आप इसको मानते हो या नहीं मानते ये आपके ऊपर है। मैं तो आपको एक लॉजिक दे रहा हूं कि भाई बात में कितना दम है कि आप धरती के मालिक हो ही नहीं सकते। प्राकृतिक नियम यह कहता है कि जहां आपका कब्जा है वहीं के आप मालिक हो। इसीलिए पहले क्या होता था, धरती पर कब्जा करने के लिए लठ बजते थे, लड़ाइयां होती थी। आज भी धरतियों पे कब्जा करने के लिए भाई चाइना ने इतना आक्रमण करके इतनी जमीन हथियाली, फलाने ने करके जमीनें तो हथियाते हैं और क्या करते हैं, क्यों जी? जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ताकतवर, चाहे आदमी हो, गांव में जमींदार हो या कोई भी हो, क्योंकि धरती ही अल्टीमेटली प्रोड्यूस करके देती है ना सबको। उत्पादन केवल धरती से ही तो होता है और किसी से थोड़ी होता है। तो धरती पे जितना कब्जा उतने के हम मालिक। रियलिटी क्या है, प्राकृतिक नियम यह कहता है कि जैसे ही आपने जन्म लिया, चलो जन्म लेने वाले प्रोसेस को अभी रोक लेते हैं फिलहाल, नहीं प्रोसेस को नहीं रोकना, वो तो होने दो जिसको, इस बात को अभी यहीं रोक के एक बात बताते हैं कि मान लेता हूं या हम मान लेते हैं कि जिस टाइम पे धरती बनी है उस टाइम इस धरती पर मात्र 4 लोग रहते हैं, तो उस पूरी धरती को वो अपना मान लेते हैं कि ये हमारी है। तो उन 4 लोगों में वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही 5वां व्यक्ति जन्म लेगा वो धरती 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। जैसे ही 6ठा जन्म लेगा वो 6 में बराबर डिवाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कब्जा कर लिया था तो भाई जितने रिसोर्सेज है ना, जितने सबके पास बराबर डिवाइड होंगे ना। प्राकृतिक नियम तो यही कहता है ना। तो इसके हिसाब से इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव, प्रत्येक कीट पतंगा, कीड़ा, पशु पक्षी और या इंसान, प्रत्येक जीव का बराबर हिस्सा है। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? इसीलिए हमारे यहां किसान इस बात को मानता है। किसान के खेत में अगर वो हल चला रहा है और आगे टटीरी ने अंडे दे रखे हैं या किसी पक्षी ने अंडे दे दिए, घोंसला बना लिया उसके खेत में, तो किसान अपने हल को साइड से लेके जाएगा कि इस टाइम यहां टटीरी का कब्जा है। जब तक उसका कब्जा है तब तक वो हिल नहीं सकती। अदरवाइज क्या किसान का हाथ नहीं है? क्यों जी? किसान उसको उठाकर नहीं फेंक सकता बाहर। टटीरी उसके सामने कोई ताकतवर जीव थोड़ी ना है। चिड़िया कबूतर कोई उसके लिए ताकतवर जीव थोड़ी ना है। लेकिन अगर हमारे घर की खिड़की में भी अगर कबूतर ने अंडे दे दिए, अब वो हिलेंगे नहीं वहां से। किसी पक्षी ने घोंसला बना दिया घर के अंदर, वो हिलेगा नहीं वहां से, क्योंकि प्राकृतिक नियम मानने वाला आदमी उसको कभी नहीं तोड़ेगा। खास तौर पे भारत का आदमी सबसे ज्यादा प्राकृतिक नियमों को मानता है। और यहां तक कि आप में से कोई एडवोकेट है क्या यहां बैठा या जिसने लॉ पढ़ी हो? एक है, चलो। अगर जुडिशरी पढ़ते हैं तो पहली लाइन जुडिशरी की है, नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। प्राकृतिक न्याय की ही विजय होगी, वही स्थायी, वही रहेगा, वही करना है अपने को। कोई भी कानून की किताब में कहीं पर भी कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है जो प्राकृतिक न्याय के विरोध में है, उसको नहीं माना जाएगा। यह जुडिशरी की पहली लाइन है। इसी सिद्धांत पर जुडिशरी को मानने लगे हैं लोग। और अब इन्होंने ऐसा तंत्र बिछाया है, ऐसा गेम खेला है कि जानबूझकर जुडिशरी में बैठे लोगों को भगवान से भी बड़ा दर्जा देने लग गए कि पुलिस भी उससे डरती है, सरकार भी उससे डरती है। और फिर जब इनको कोई भी चीज अमली जामा पहनाना होता है तो वो फटाक से सुप्रीम कोर्ट में खुद ही सरकार ले जाती है, अपने जज को देती है और अपने जज से मनमाफिक वैसा रिजल्ट निकाल देती है। और देश की जनता बुद्धुओं की तरह मान लेती है कि जुडिशरी ने कह दिया तो फाइनल है। समझ गए गेम? ये इधर से ये चोरी, इधर से ये चोरी। तो जिसकी भी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित है, वो इस धरती का असल मालिक है। तो यदि आपको आजाद होना है तो सबसे पहले
हमें यह मानना पड़ेगा कि हमको कागज देने वाला तू कौन, मेरी पहचान बताने वाला तू कौन। नहीं, लॉजिकल है कि बेकार है? यह लॉजिकल है। संभव तभी होगा जब इस बात को आप समझ के मान के बात करने। अभी अभी जनता को बताओगे कि न्यू कौन, न्यू थोड़ी आग रहा है, सरकार आगे थोड़ी अड़ा जाग रहा है। मैं आपको यदि इतनी सच्चाई बता दूं कि अगर अभी हम डीजीपी को चिट्ठी लिख दें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिख दें कि हमारे देश में, भारत देश में हम लोगों को, गजेटेड अफसर है ना, गजेटेड अफसर बोलते हैं ना, गजेटेड अफसर किसको बोलते हैं? प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी है ना। एक काम कर देते हैं, अगर डीजीपी को यह पूछ लें कि तुमको किसने अधिकार दिया है प्राधिकृत अधिकारी होने का, या तुमको प्राधिकृत किसने किया है, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? तो दस्तावेज नहीं आएगा, यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मतलब तुम्हारे को थाने चलाने की, यह सब काम करने की परमिशन कहां से आती है, इसका जवाब भी नहीं आना आपके पास। चलो मान लो आईपीएस है, वो कहेगा केंद्र सरकार के अंडर आती है, सारी सेनाएं राष्ट्रपति के अंडर है और ये सेनाएं भी राष्ट्रपति के अंडर है। तो उससे कोई पूछेगा क्या राष्ट्रपति को वहां पर बैठने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? है पहले राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति बनने से पहले क्या नाम हुआ करता था? वायसराय को कौन अधिकार दिया करता था? इंग्लैंड की संसद। हमारे देश में 1947 में, जिसको आप कहते हो 15 अगस्त 1947 है, उस टाइम पर देश का राष्ट्रपति यानी वायसराय कौन था? कौन था? अंग्रेज? लॉर्ड माउंटबेटन था कि कौन सा था? ठीक है, लॉर्ड तो बोलना जरूरी है ना, क्योंकि वो तो उनका भगवान तो था। ठीक है, अच्छा माउंटबेटन राष्ट्रपति था, उसको राष्ट्रपति बनाया हुआ किसने था? पहला राष्ट्रपति कब चुना गया? 50 में, 48 में। देखो वायसराय पहले उनका माउंटबेटन था, फिर उन्होंने वायसराय हमारा बनाया, क्या नाम था उसका? राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति था। सी राजगोपालाचार्य, यू आर राइट, उसको वायसराय बनाया। मतलब अंग्रेज वायसराय से भारतीय वायसराय और भारतीय वायसराय से राष्ट्रपति। लेकिन उस पद की शुरुआत कहां से हो रही है? वहीं से, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से। ठीक है, उससे पहले उन्होंने कहा कि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली होगी। इस बात का जिक्र कहां पर किया गया है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर। कहां? संविधान के अंदर। संविधान क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो किसने बनाया? अंग्रेज पार्लियामेंट ने। इंग्लैंड की पार्लियामेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है, भारत के ऊपर लागू होता है, बाद में उसके अंदर कुछ संशोधन करके नाम उसका संविधान रख दिया जाता है। हूबहू 1860 में इंडियन पिनल कोड बनता है, आईपीसी, और उसको अभी एज इट इज नाम बदल के
भारतीय न्याय संहिता बना दिया जाता है, एज इट इज, सिर्फ धाराओं के नाम बदल गए। इसको समझना। ठीक है, हाँ हाँ, इंडियन पुलिस की स्थापना, पुलिस का जो कानून है वो 1861 में बना, और वही पुलिस का कानून अभी तक चल रहा है। कुछ स्टेट जो नए बने उन्होंने अपने स्टेट के, जैसे हिमाचल पुलिस का अपना स्टेट पुलिस का लॉ है, वो भी एज इट इज कॉपी किया गया, उसमें थोड़े अधिकार फालतू दे दिए, यूपी में स्पेशल टास्क फोर्स एटसेट्रा दे दिया। अब इस गेम को समझना है कि 1947 को कह रहे हैं कि आप आजाद हो, तो 1947 में जिस वक्त आजाद हुए हैं उस वक्त अंग्रेजों द्वारा चलन में लाया गया प्रत्येक दस्तावेज नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं हम अपनी करेंसी ले जाते हैं, तो हम अपना कानून की किताब क्यों नहीं लेके जाते भाई? हैं? करेंसी पे बड़ा चिंता है कि हम, तुम अपनी छाप लो, अब तुम आजाद हो गए, जाओ जाओ खेल लो। लेकिन उस वक्त वो नहीं देकर जाते, आपको कुछ भी देकर नहीं जाते हैं, वो अपना सारा दस्तावेज, सॉरी, कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, वो सब दस्तावेज आपको देके जाते हैं, अपनी व्यवस्था बना के जाते हैं कि तुमको जो भी करना होगा हमारी बनाई हुई व्यवस्था के हिसाब से चलना होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस वक्त 1947 में वो कह रहे हैं कि देश आजाद हो गया है, उस वक्त भी किसी पुलिस अधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि वो गांव में आ जाए। आप में से कोई ऐसा है जिसको यह मालूम हो कि गांव में पुलिस के आने से पहले गांव के प्रतिनिधियों से परमिशन लेनी पड़ती थी? है क्या नहीं? ये तो सारे 30, 40, 50 साल की उम्र के लोग हैं। किसी ने देखा है वो वक्त? देखा है खुद अपनी, उससे बताने वाला नहीं, बताने वाला तो शुरू में बोल लिया। आपके गांव में आज भी है? ठीक है जी, यानी कि आपने अपने, हैं, नहीं नहीं नहीं, पार्टी की नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो तो फोन वैसे करती है। मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन जो मैं बताना चाह रहा हूं, इन्हें निकाल दे, मैं तेरा दड़ाक मारूंगा, बनाऊं तना शाना। फायदा क्या है फिर यार आने का? अगर तना इतना इंपॉर्टेंट, इतने इमरजेंसी कॉल है तो यार बैठना जरूरी है, आना जरूरी है, आगे ना लाइए। इतना बड़ा बिजनेसमैन है यो, धीरू भाई अंबानी सलाह लेता है इससे। अब दिगंबर दादा क्या करना है? जब आदमी का ध्यान दो जगह बटा होता है, खाम खाई बैठने का नाटक क्यों करना होता है उसको? इन्हें क्यों चुप करा हुआ? तेरे में इंटरेस्टेड इन तेरी लाइन में तो चुप रहो बस, ये तो अपना लायक रहे, इन्हें तो कुछ करना ही नहीं। इन्हें थोड़ी बेरा के है के सौदा है के नहीं। अब सवाल यह है कि पुलिस को उस टाइम पर भी गांव के अंदर सवाल वो पूछना पड़ता है कि गांव में हम एंटर करने आ जाएं क्या? अगर कभी ध्यान दिया हो आपने तो पहली बार जब गांव में पुलिस आने लगी थी तो उसके दो बड़े कारण थे, जिसमें पहला जो कारण पहले नंबर पर था वो था गांव में कोई चोर रहता है। देखना फिर से, चोर हैं,
टाउट, मुखबिर अलग है यार। वो कहते हैं कि आपके गांव के फलाने बंदे ने चोरी करी है, क्योंकि उस टाइम पे नशा, जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग तो इतने थे नहीं, तो नशा बेचने वाला कोई था, अलाउड ही नहीं था, और पूरा सिस्टम पंचायत के ऊपर आधारित था पूरा सिस्टम, तो इसलिए गांव के अंदर नशा बेचने की किसी की इतनी हिम्मत होती नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या था कि गांव इन सारी बुराइयों से बचा हुआ था, तो कोई मजबूरी में ये सब काम नहीं करता था कि वो आदत पड़ गई है या पैसे के लिए चाहिए। हर आदमी के पास सोना और चांदी भरपूर होता था, समृद्धि खूब थी, उस समृद्धि के चलते कोई टेंशन उसको थी नहीं। देखो मान लो आप एक चीज सोचो, हम 150 लोग एग्जाम्पल के लिए बैठे हैं यहाँ पर, 150 लोगों में से हमने कह दिया जी आपकी मनपसंद फेवरेट डिश बनी है कोई बाहर, और हम कहते हैं लेकिन पहले 100 लोगों को ही मिलेगी बस। अगर वो जेएसएम के आदमी ना हो ना, तो वहां झगड़ा हो जाए कि लाइन में पहले कौन आया था, कि नहीं। लेकिन अगर हम ये कह दें कि भरपूर आइटम है तो आराम से बैठे रहेंगे, पहले इन्हें खा लन दो भाई, हम तो फिर खा लेंगे अगर अपने पास आइटम भरपूर। यानी समृद्धि में कंपटीशन नहीं होता। अगर पूरा गांव समृद्ध है, सबके पास जरूरत का सारा सामान है, फिर कंपटीशन क्या है मेरा आपके साथ। और किसी के पास छोटा घर है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास मिट्टी का घर है, किसी के पास वो लकड़ी का घर है, बांस का घर है, किसी का सीमेंट का है, और किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसका कैसा घर है, बराबर इज्जत मिल रही है। फिर भी आप लोग दौड़ोगे क्या? फिर आप बड़ा घर बनाने की तरफ दौड़ोगे या फिर खुश रहने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब का बनाओगे? फिर तो जैसा आपको जरूरत है वैसा बनाओगे ना। अभी बेवकूफों की तरह हम क्या कर रहे हैं, हिमाचल में भी सीमेंट का घर बना रहे हैं, और राजस्थान में भी सीमेंट का घर बना रहे हैं, और गोवा में भी सीमेंट का घर बना रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। हरियाणा में भी सीमेंट का घर बना रहे हैं। एक बार मेरे कहने से इतना ट्राई करना, क्योंकि मैं तो बड़ा हैरान हुआ। इनका एरिया जो है ना, सचिनर का एरिया या जो शामली का एरिया है इधर का यूपी में, उस एरिया में, और ये खिराजपुर वाले बैठे हुए हैं अपनी टीम के साथ ही, उस एरिया में बीच में सिर्फ जमुना आती है। क्यों जी? देखना एक बारी, मैं आपको ये बता रहा हूं, बीच में सिर्फ जमुना है। इधर आप बाहर नहीं सो सकते, इतनी भीषण गर्मी है हरियाणा में, करनाल के एरिया में भीषण गर्मी। जमुना पार परे चले जाओ, कूलर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ इतने घने हैं, इतने ज्यादा हैं कि सब तरफ ठंडी ही हवाएं गुजरती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे, मतलब जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, ये हाल हो रखा है। जैसे धूप भी मीठी है वहां। लगा ही दो भाई। ये फर्क सिर्फ पेड़ों की वजह से, और वहां जरूरत के हिसाब के गांव के अंदर घर बने हुए हैं यूपी के अंदर। लेकिन इस साइड आओगे तो जरूरत के हिसाब के घर नहीं है, दिखाने के हिसाब के घर हैं, कोठियां, और हर घर के अंदर एसी लगा हुआ है। अब वो बता रहे थे कि वहां यूपी के अंदर उस एरिया में एसी, अब एक आध आदमी जो शो ऑफ करने के लिए, यानी दिखावा करने के लिए, अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को शादी में देने लगा है दहेज में। अदरवाइज कोई घर में एसी लगाता ही नहीं है। मतलब नहीं, सत्यानाश होने वाला नहीं है। अब बहुत अच्छा काम सत्यानाश करने की दिशा में कर दिया है कि अब यूपी से हरियाणा में जो पुल बना दिए हैं जमुना के ऊपर,
और अब ट्रांसपोर्ट इतना आसान हो गया है कि अब पूरी बर्बादी इधर से उधर ही जानी है, कोई चक्कर नहीं है। अब यूपी को मैं जब गया, पुल देखे, वो देखा मैंने कहा जहां जहां से नेशनल हाईवे गुजरेगा वहां के गांव बर्बाद होने तय हैं, तय। और ऊपर जहाज से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं वो कभी कभी मैं डाल नहीं पाता, इतना समय नहीं रहता एडिटिंग वगैरह का, तो जो सी सीधी डलने वाली वो डालता हूं। मैंने हर मुद्दे के ऊपर लगभग वो उस एरिया में जाके ऐसे वीडियो बनाई कि ये देखो भाई ये जो नदी है ये इन्होंने पक्की कर दी है, तो सारी नहर पक्की कर दी है ताकि जमीन में अंडरग्राउंड पानी नीचे ना जाए। हर चीज को पक्का करते जा रहे हैं, यहां तक कि गांव के तालाब को भी वो नीचे से पक्का करने की योजना बना रहे हैं कि अंडरग्राउंड पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तभी पानी नीचे जाएगा। मैंने अपने गांव की अपने आंखों से यह हालत देखी है कि मेरे चाचा होरी सवेरे जाते थे और बोर करके शाम तक नहीं, मेरे मामा जी होरी मतलब सवेरे गए दोपहर तक लगाया है, और मेरे गांव में 2 दिन में ट्यूबवेल लग जाता था। देखा आपने किसी ने 20-30 फुट के ऊपर पानी देखा ना? हमारे आपके यहाँ 20 फुट पे अभी है, हमारे वहां 30 फुट पे या 40 फुट पे होता था। मेरे गांव की बात बता रहा हूं, मेरे गांव में कितने फुट पे है पानी, अंदाजा है आपको? हैं? आपके यहाँ 40 फुट पे है, क्योंकि आप तो पंच आप हो, आपके यहाँ तो पंच आब हैं। हमारे यहाँ नहर पक्की कर दी जब से, तालाब गांव का नहीं बचा जब से, नहरी पानी आना बंद हुआ जब से, ट्यूबवेल कंटिन्यू आने लगे और पानी की टूटी चलने लगी, अब मेरे गांव के आसपास में एक आध खेत के अंदर 1000 फुट पे पानी है जी, और वो भी खराब है, पीने लायक नहीं है। हाँ बिल्कुल ऊपर ही होता था पानी, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से पानी को कंट्रोल किया गया है। क्या अगली जनरेशन को हम कभी बता पाए कि पानी की यह हालत हो गई है? पानी को खराब करने के लिए देखना कितना बड़ा गेम है, इस गेम को समझना। अब जब तक आप गांव के लोगों को इन मुद्दों पर बैठ करके ठंडे दिमाग से नहीं समझाओगे, मैं क्यों कह रहा हूं आपको रिजल्ट फटाफट चाहिए, तो आप हमारे और हम आपके काम के नहीं है भाई, समझे ना? यदि आप उस समस्या की मूल में जा पा रहे हो तो फिर हम लंबा चलेंगे, बढ़िया। अब क्या करते हैं, वो जहाज से देखते हैं ऊपर। जहाज से जब आप देखते हो ना, तो जो गांव का स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ, और जहाज में अलग जीपीएस लगा होता है, जिसकी बदौलत आप बिल्कुल एग्जैक्ट देख सकते हो कि इस टाइम पे अगर बिस्किट फेंकें ऊपर से तो हवा के दबाव प्रेशर की वजह से वो कहां जाकर गिरेगा, पत्थर फेंके तो वो एग्जैक्टली कहां गिरेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे जा वो डाला जा सकता है। अब वो ऊपर से देख करके ये देखते हैं, अच्छा ये वाला गांव इस शहर के साथ ऐसे कनेक्ट, पूरे रोड दिखाई देते हैं ऐसे, जैसे नसें दिखाती है ना, ऐसे रोड दिखते हैं, देखा ही होगा आपने। वो ऊपर से देखकर ये अंदाजा लगा था, अच्छा ये वाले 10 गांव जो है ना, ये बिल्कुल अगर बर्बाद करने हो तो इनके बिल्कुल बीच में कोई शुगर मिल लगा दो, ठीक है। जितने उन्होंने पहले टेस्टिंग किया, थोड़े शुगर मिल लगाए, जब जहां जहां शुगर मिल लगाया सबसे पहले वहां मच्छर आए खूब, उन्होंने कहा तुमको बिजली देंगे। दूसरे नंबर पे आसपास के गांव में बदबू आने लगी, शुगर मिल से जो आती है वो स्मेल आने लगी, बहुत खतरनाक गंदे वाली। तीसरे नंबर पे जब वो उसकी भट्टी चलती है ऊपर, तो उसकी चिमनी से जो राख बनती है, वो राख हवा से होकर के, उसको राखी बोलते हैं, वो राखी चारों तरफ आने लगी। तो आसपास के 10 गांव में ये हालत हो गई कि आपके खेत में भी राखी बिछ गई, जो कि आपकी ज़मीन को खराब कर रही है। आपके पीने का पानी, जो तालाब का पानी है, उसके ऊपर भी राखी बिछ गई, जो कि डंगरों को बीमार कर रही है, क्योंकि वो केमिकल की है। और आपके जब आप बाहर कपड़े सुखाते हो तो आपके कपड़ों पर भी वो राखी जम गई, जैसे सुखाया आपने धो करके है, उस पर राखी बिछ गई, फिर आप पहनोगे तो आपकी स्किन पे भी आ रही है। डंगर आपका बाहर बंधता है, पशु आपका बाहर बंध रहा है, तो सारे डंगरों की स्किन पे भी वो राखी आ गई। तो आसपास के 10 गांव पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद
वहां का जो पानी है जिसको वो एक्सेस में यूज करते हैं और फिर वो केमिकल में मिक्स करते हैं, उस केमिकल को वो लोग कभी भी ट्रीट करके उसको शुद्ध नहीं करते। वो क्या करते हैं, बोर करते हैं और अंडरग्राउंड पानी में छोड़ देते हैं, या वो गंदा पानी किसी आसपास की नहर या नदी में छोड़ देते हैं। अब तो एक और कर दिया, जितने शुगर मिल है ना, हाँ उसके साथ एथेनॉल के प्लांट लगा रहे हैं। हाँ, समझ गए बात आप? अभी इथेनॉल का प्लांट नया गेम चला है, गडकरी की बकवास। तो अब ये गेम देखो, समझो आप कि या तो वो जो गंदगी है या तो वो नदी में डाली जा रही है, नहर में, या वो अंडरग्राउंड पानी में डाली जा रही है। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? या हमें। और हम अगर ठीक ठाक बच गए तो हमारी अगली जनरेशंस को तो डेफिनेटली। अभी सारी बंद होंगी, चिंता ना करो। ये जब गांव के लोगों को ये तस्वीर ये मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना, बनी बनाई बात नहीं कर रहा। आप अपने जाकर के पूछ लो आरटीआई डाल करके कि इनका गंदा पानी कहां जाता है। आप जाओगे ना, बोर करते हैं, पुलिस वाले आएंगे, जांच किया, हमें कहीं अंडरग्राउंड पानी जाने का रास्ता ही नहीं मिला। ऐसे थोड़ी दिखाई दे जाएगा। तुमको तो कभी पता भी नहीं चलता कि ये कितना टैक्स चोरी कर जाते हैं। हमारा ही पता रहता है कि हमने कुंडी कब लगाई थी, हमारे बारे में तुमको सारी जानकारी रहती है, इनके बारे में नहीं पता होता जो अरबपति करोड़पति लोग होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, जब उनको मालूम है कि इस शुगर मिल से यहां के 10 गांवों को बर्बाद करने का काम, अभी रखो अपने पास ही, बाद में इकट्ठे दिया करो। इस शुगर मिल को इस शुगर मिल की वजह से आसपास के गांवों को बर्बाद करने में कितना समय लगेगा? मान लो उसको लगते हैं 10 साल या 15 साल उस गांव के उस आसपास बंजर जमीन बनाने के लिए, या खराब करने के लिए, या डिस्ट्रॉय होने की तरफ दिशा में लगाने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं, किसी दूसरे गांव में डिमांड क्रिएट करते हैं। नेताओं के ही चमचे, नेताओं के कहने से गांव में शुगर मिल की डिमांड रखते हैं। फिर 5-7 साल वो शुगर मिल की डिमांड रहती है, 1-2 प्लान 10 साल भी हो जाती है। और फिर जब वो जहां बर्बाद कर चुका है शुगर मिल, फिर उसको शिफ्ट करके उस गांव में ले आते हैं। मैक्सिमम शुगर मिल पिछले 10 सालों में जितने भी बने, 10, 15, 20 सालों में, वो सारे शुगर मिल पुराने शुगर मिल्स को विस्थापित करके बने। नहीं बने तो बताओ। करनाल वाला भी उठ के आया था, मेरे गांव में खुद लगा हुआ है, वो भी उठ के आया हुआ है फफडाना गांव में। जब शुगर मिल का खेल पूरा हो लिया, कि जब देख लिया कि यहां का शुगर मिल यहां के एरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, इसको लगा रहने देते हैं। अब हम यहां से फिर किसी दूसरे एरिया के, अगर एरिया को किसी दूसरे एरिया के लोगों को बर्बाद करना है तो वहां इथेनॉल का प्लांट लगा देंगे। फिर इथेनॉल का प्लांट लगा करके जहां बर्बादी हो गई है वहां ये ठीक है, सेम चीज हर जगह चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए फिर किसी और जगह डंपिंग यार्ड बना देंगे। काम वही है। डंपिंग यार्ड की वजह से भी आसपास का पानी खराब होता है, उसकी वजह से बदबू भी आती है, उसकी वजह से वो चीजें उड़ करके जाती भी हैं। उसका काम भी तो यही है ना। तो आपको अपने गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में इन तीनों में से एक चीज पक्का मिलेगी। जहां नहीं है वहां की तैयारी चल रही है। हमारी ब्यास में जी रिवर डॉल्फिन होती थी, पनियार शुगर मिल लगी, पूरी खत्म हो गई। सारा एक्वाटिक, सारा आपका हॉर्टिकल्चर, सारा आपका एक्वाफिना सब खत्म होगा। आपके जंगल की वनस्पति भी बर्बाद होगी, आपके आसपास के लोग भी बर्बाद, लोगों की वनस्पति, लोग भी खराब होंगे। होगा क्या? शुगर मिल से लोगों को यह उम्मीद थी कि मेरे गांव में कि लोगों को, उन्होंने कहा था आपके बच्चों को नौकरियां देंगे। नौकरियां क्या दी? चपड़ासी, गार्ड, ड्राइवर, क्लीनर, वो जो असली नौकरी है, जहां से उस मिल की ऑपरेटिंग का पता चल जाए, जहां से यह मालूम पड़ जाए कि ये पानी कहां डाल रहे हैं, इसका अधिकार किसके पास है, यहां किसके पास है। गांव के एक भी आदमी को जॉब नहीं मिलेगी उस जगह पे, क्योंकि गांव को असलियत बता देगा वो। इसलिए सारे लोग वहां काम करने वाले कहां से आएंगे? बाहर से। वो बाहर से आएंगे और फिर उस गांव की गरीब परिवारों की लड़कियों को भी मजबूर करते हैं, फिर वो गांव का पूरा माहौल खराब करते हैं बाहर से आए हुए आदमी।
आपके कल्चर को केवल एक ही आदमी से खतरा है, जो बाहर से आया है, क्योंकि वो अपने कल्चर को तो छोड़ आया समस्या से भाग कर। आपके कल्चर से लेना देना उसको कुछ नहीं है, तो वो अदरवाइज दिल्ली में छठ पूजा होने लग गई, सारा बिहार दिल्ली में आने लगा, बिहार में छठ पूजा होनी बंद हो गई, हो रही है गांव गांव में, और पंजाब में हो रही है छठ पूजा। कैसा बेवकूफों की तरह लगे पड़े हैं। अरे ये त्योहार हमारे उस एरिया की मतलब माहौल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, फसलों के हिसाब से होते थे, जहां पर जिस तरह का होता है, ना कि कोई आदमी कि बिहार का आदमी छठ पूजा करेगा। अरे वो बिहार में करेगा, पंजाब हरियाणा में नहीं करेगा, क्योंकि वो टाइमिंग उस हिसाब की यहां होती है, वहां नहीं होती है। हर जगह अलग तरह का त्योहार, हर पूरी संस्कृति, पूरा सिस्टम इसके हिसाब से डिजाइन है, लेकिन नहीं वो खराब करेंगे। देखो जैसे जाट कल्चर जो था, हरियाणा में जो जाट जो शब्द है, वो एकमात्र कौम ऐसी है जो हर जाति को, या कह लो हर बंदे को अकोमोडेट कर सकती है। ये इस तरह की कौम है। जैसे इसको बदनाम करने के लिए 2016 में दंगे कराए बीजेपी ने, क्योंकि वो तो करवाएगी किसके माध्यम से? अपने लोगों के माध्यम से कराएगी ना। उसमें तो आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी लगे थे, वो भी उसी कम्युनिटी से था। उसी तरह से पंजाब की पंजाबियत को खत्म करने का, जैसे मैंने बताया कि बुजुर्गों को खत्म करने का ठेका लिया देवीलाल ने, परिवारों को तोड़ने का ठेका लिया बंसीलाल ने, इसी तरह से भाई ये काम करने का काम इसने किया, तो पंजाबियत को खत्म करने का ठेका प्रकाश सिंह बादल को दिया गया। जो अकाली दल बनाया गया था वो पंजाबियत की खात्मे के लिए था। अगर जाट और जट अगर नहीं टूटेगा तो ये लोग राज नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने इस एरिया को ऊपर पहले से ही मार्क किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, खालिस्तान शब्द के 2-3 मायने इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। जिसको खालिस्तान बोला है, खालिस, खालसा शुद्ध, प्योर, खालिस स्थान को बदनाम किया इन्होंने, शुद्ध को। जैसे संत भिंडरवाला को बदनाम किया। नई जनरेशन को पता नहीं है भिंडरवाला कौन था, उसको सप्लाई हथियारों की किसने दी, किस तरह से तैयार किए गए, और वो उनका थीम क्या था, क्या पर्पस था, कुछ नहीं पता। बस पुराने वालों को भी नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी हथियार थे, वो सारा सरकारी हथियार था। वो जितना भी हथियार था, ये जैसे नशा रख के गाड़ी के अंदर बंदे को रगड़ते हैं, इसी तरह से हरमिंदर साहिब के साथ षड्यंत्र रचा गया था। ये पूरा सिक्खी को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि जो मैं आपको इंडिजीनियस लोग कह रहा हूं ना, इंडिजीनियस मतलब कुदरत को मानने वाला, जो गुरबाणी है, जिस आदमी ने गुरबाणी को पढ़ लिया और गुरबाणी को फॉलो करना शुरू कर दिया, उस आदमी के ऊपर भारत के, छोड़ो इन अंग्रेजों का, कोई भी कानून लागू नहीं होता है। जैसे आजकल निहंग सिख, आजकल क्या मतलब शुरू से ही जो गुरु गोविंद सिंह की फौज है, वो इनका दिया हुआ प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसको त्याग देती हैं। वो अपना पहचान पत्र, अपना नेचुरल लेते हैं, भाई हम गुरु गोविंद सिंह की संतान है। मतलब आप ये समझो कि अगर हमारे निहंग सिख के पास बंदूक है AK-47, तो इस सरकार से परमिशन और या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश में रहते हैं, उनको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, उनसे कोई टोल नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि वो इस धरती के मालिक हैं। कौन है इस धरती का मालिक? जो अपने गांव में रहता है, अपनी वेशभूषा में रहता है और अपने जंगल आधारित अर्थव्यवस्था में रहता है। यानी आपके पास अपना पशुधन है,
अपना पानी है, अपना जंगल है और आप गांव में रहते हो, तो आपको इनके किसी भी कानून को मानने की आवश्यकता नहीं है। रियलिटी तो ये है, क्योंकि आप इस धरती के मालिक हो उस वक्त। शरणार्थी कौन है? जो शहर में रहता है। भारत में नगर जो शब्द है वो शरणार्थियों के लिए ही है। भारत का आदमी उत्पादन करता है, बेचने का, खरीदने का काम नहीं करता है, क्योंकि हम सबसे उत्तम काम करते हैं। गुरबाणी के अंदर जितने नियम, जितनी बातें लिखी है, हर शब्द सिर्फ एक ही बात कहता है, और वो है कुदरत का नियम, कुदरती नियम। उन्होंने, गुरु नानक साहब ने जितना भी प्राकृतिक नियम था पूरी दुनिया में, जितना बाइबल में मिला, जितना गीता में मिला, जितना वेदों में मिला, जितना आपकी कुरान में मिला, सबसे ला करके अपनी गुरमुखी, अपनी एक लिपि बनाई और गुरमुख में अपनी गुरबाणी लिखती। क्योंकि ये जो अलग कौम बनी ना, वो इसलिए बनी क्योंकि हिंदुओं के बहुत सारे टुकड़े हो गए। कोई कहने लगा मैं द्रविडियन, कोई कहने लगा मैं आर्यन, कोई कहने लगा मैं हिंदू, कोई कहने लगा मैं मुसलमान। हिंदू और मुसलमान इस धरती का है ही नहीं। हिंदू भी नहीं है इस धरती का। भारत की धरती पर हिंदू नहीं रहते थे और ना भारत की धरती पर मुसलमान रहते थे। दोनों के दोनों शरणार्थी हैं। 2011 की सुप्रीम कोर्ट की बेंच का आदेश है 2011 का, कि इस धरती पर रहने वाले इंडिजीनियस लोग मात्र 8% बचे हैं, वो भी आदिवासियों के रूप में। बाकी सब ने अपना आइडेंटिटी कार्ड, सब ने अपनी आइडेंटिटी सरेंडर कर दिया है। इवन अगर आप सिख भी हैं और आपने इनका कागज ले लिया, तो अब आप सिख नहीं रहे, समझो। सिख सिर्फ निहंग ही हैं, बाकी तो कहने भर को पगड़ी रखी हुए हैं। हाँ हाँ हैं, शहर से गांव में वापस जाने का तरीका। अरे भाई, इसी तरीके पे तो 2016 से काम कर रहा हूं जनाब, कि पहले गांव को रहने लायक तो बना लें। अपने बच्चे को अगर ये कहूंगा कि बेटा इस जगह से वहां पर चल, तो मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा नहीं कि लाया क्यों था। मैं कहूंगा वहां सुविधा नहीं थी, तो पूछेगा अब है, हैं? और चचा लेट सवाल है, पहले ये कंटिन्यूटी को रहने दो। ये सब आप अकेले कुछ भी कर सकते हो यार। आप संगठित होने का जो काम क्यों किया जा रहा है, ये भाई मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। वो क्या कह रहा था वो, आपको ध्यान हो तो, अपना तो टोल टैक्स देता नहीं है, जो बाकी के लोग लूट रहे हैं उनकी तो नहीं सोचता। भाई मेरा तो टोल टैक्स नहीं लगता, तो मुझे तो टोल की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा नहीं लगता भाई, अपन नहीं दिया करते किसी को, ठीक है। अब मान लो मैं टोल नहीं देता हूं, मैं तो लड़ता हूं, खड़ा हो जाता हूं ऐसे डंडा साइड में कर, तू टोल मांगेगा हमसे, कर लो। मेरे अंदर ये हिम्मत है लड़ने की कि अगर वो 10 लोग आए के पीटेंगे तो अपन मार खाएंगे, लेकिन वहां बैठेंगे कि तुमने पीट कैसे दिया। तुम मुकदमा करो, तुम पुलिस में जाओ। हम अब हाँ यही है बस है, और क्या है। तो भाई आपने, मैं ये कह रहा हूं कि आपने यदि ये देखना है अपने हाथ में व्यवस्था परिवर्तन होते हुए, मैंने आपको ऊपर बताया था। ये जो सवाल पूछा उन्होंने भाई ने, वो सवाल गलत सवाल इसलिए है क्योंकि इस सवाल पर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है कि गांव अपना राज वापस कैसे लेगा। उससे पहले गांव के लोगों के साथ बैठकर वार्ता करके हमको वहां पहुंचना होगा जो समस्या की जड़ है। भाई
आप गांव के 10 आदमी इकट्ठे करो पहले, जो आदमी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अब 10 आदमियों की मदद से हम क्या करेंगे, एक छोटे सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक गांव में करोगे तो सारी ऊर्जा वहीं लगाती रहने पड़ेगा। आपने ऐलान कर दिया, आपके पास हर गांव में नहीं भी हुए ना, 50-100 गांव ने करके भी फेसबुक पे डाल दिया ना, तो सारे गांव पागलों की तरह लग जाएंगे, लेकिन वो भी अधूरे ज्ञान के साथ लगेंगे, फिर वापस इसी जाल में फंसेंगे। क्रांति तो आ जाएगी, वो क्रांति फिर अधूरी होगी, क्योंकि वो चंद लोगों के साथ लेके चली हुई क्रांति होगी। अगर 1 लाख लोग इकट्ठे कर देंगे, आपस चुनाव में भी थोड़ा बहुत कर देंगे, तो सोचो में बदलाव आ जाएगा। 10-20 साल के लिए उत्साह भी दोबारा आ जाएगा, निराशा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो टेम्परेरी होगी, वो फिर फंसेंगे इसी सिस्टम में, क्योंकि ये निकलने का रास्ता उस टाइम पर आदिवासियों ने खोज लिया था। अंग्रेजों को काटना स्टार्ट कर दिया था। कोई भी जंगल में घुसे, कोई भी गांव में घुसे, चटका दो। पत्थरगढ़ी में चले जाओ, आज भी घुस नहीं सकता है एक भी कोई सरकारी अधिकारी। घुसने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, साहब आना था इस बात के लिए। वहां के लोगों से परमिशन लेता है डीसी भी, एसपी भी, और अगर परमिशन नहीं लेता है तो पेड़ों पे छुपे बीच में रगे कोई भी आदमी किसी को भी काट देता। आया कैसे बिना परमिशन है? शहर के लोग भी नहीं जाते, वहां के आसपास के लोग भी नहीं जाते। समझ गए बात आप? अब उन लोगों ने इस गेम को समझ लिया कि भाई ये लोग ये सारे इमोशनल लोग हैं। कोई भी ज्ञान वाला आदमी, मेरे जैसा आदमी, थोड़ा बहुत 4 अक्षर पढ़ लिए या 4 चीजों का पता चल गया, वो लोगों को सच बता देता है। लोग उसको मसीहा की तरह मानने लग जाते हैं, लोग उसके पीछे पीछे पागलों की तरह लग जाते हैं। एक बार हु हा करके खड़े होकर के सत्ता गिरा देते हैं। दोबारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। यही करना है तो बताओ, अभी कर देते हैं 6 महीने में क्रांति, एकदम थोथी क्रांति। समझ गए ना? हम क्या चाह रहे हैं? उस गांव के अंदर डिबेट चालू करेंगे। हर गांव में जब 10 आदमी हो जाएंगे, इधर से गुरुकुलम शिष्यकुलम चल रहा होगा, शिष्यकुल में अंदर बच्चे जो कर रहे होंगे, हर गांव में चल रहा होगा। क्या? आज डिबेट का दिन है। डिबेट क्या है कि तुमको अंग्रेजी तंत्र का ये सिस्टम चाहिए या ये चाहिए। तंत्र क्या है? रिसर्च करो कि अंग्रेज जब छोड़कर गए तो क्या खेल था। बताएंगे अगली किसी वीडियो के अंदर, हम आपको ये समझाएंगे एक एक चीज। तो बात ग्राम सभा से चालू हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूं। 71वां और 72वां संशोधन ग्राम सभा को इतनी ताकत देता है कि वो कोई भी नियम बना सकती है। यानी किसी भी गांव के 18 साल से अधिक लोग कोई भी नियम बनाकर अपने डीसी को, कलेक्टर को, और यहां के विधानसभा लोकसभा को भेज देंगे, तो वो उनके लिए आदेश की तरह होगा। अभी आने वाले टाइम में गांव को ही तोड़ने का खेल चल रहा है, उसी से ग्राम सभा टूट सकती है। ग्राम सभा टूटी और आपका सब कुछ खत्म। गेम ये इतना बड़ा चल रहा है। जो आपको हर चीज में पैसा दे रहे हैं ना, और स्टाइफंड दे रहे हैं, जो आपको पेंशन दे रहे हैं, छोटे बच्चे को उठते ही देखो, पैदा होते ही उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, पैदा होने से पहले उसकी मां को लगा दिया। आपने देखा भी है कि वो इंजेक्शंस का पेटेंट किसके नाम पे है और वो किस टेक्नोलॉजी के तहत लगा रहे हैं, और उसका मतलब क्या है, नहीं पता ना। ये जो डायलॉग बोल रहे हैं ना हम, कि हम जो जिंदा हैं सूरज की उससे हैं, रोशनी से, वो पौधों को मिलती है, पौधों से भोजन, वो भोजन हम करते हैं। यही डायलॉग है ना। अब वो ये दिखाएंगे आंकड़े कि जिन बच्चों ने पैदा होते ही नहीं लगाए थे तब इतने मरते थे, पैदा होने के बाद अब लगाने लगे इंजेक्शंस तो अब कम मरने लगे। तो अब वो ये साबित कर देंगे कि वो जो बचपन में लगने वाला इंजेक्शन है ना, उन्हीं की वजह से तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं, उन्हीं की वजह से तुम्हारे बच्चे ठीक रहते हैं। आपके मन में आपने मान लिया, बस जो अखबार में आया आपने तो मान लिया, अखबार में आया था बस आप सच मान लेते हो। क्यों जी? अब जब आपको यह साबित ही कर दिया कि उसकी वजह से ही आप ठीक हो, तो वो तो जिसके नाम पे इंजेक्शन है आप उसके मालिक हो गए ना, वो मालिक हो गया ना आपका। भाई आपको सांस किसने दी? जिसका इंजेक्शन लगा। इसलिए आपकी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर, आपके बच्चे की चिंता नहीं है उसको कि बच्चा स्वस्थ रहे या ना रहे,
वो ये कहेगी कि तुमने लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना नहीं लगवाओ, लेकिन कार्ड जरूर बनवा लो, क्योंकि कार्ड में यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बिल गेट्स की दी हुई है, सारे इंजेक्शंस का पेटेंट उसके नाम पे है। जब मैं कहने लग रहा यही है, कार्ड बनवा ले, क्योंकि कार्ड के साथ उसको स्टाइफंड मिलता है, क्योंकि कार्ड की वजह से वो आपका बच्चा उनका गुलाम होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी उनकी दी हुई है। तब आप ये नहीं कहोगे प्राकृतिक है। इसीलिए दाई के ऊपर नेचुरल तरीके से जन्म देने पर क्या होता है, आदमी को आदमी नहीं मानते, इसीलिए बच्चे की जन्म की प्रक्रिया को वैसे ही कहते हैं भला डिलीवरी। डिलीवरी सामान की होती है, हैं? हाँ, लेबर पेन बोलेंगे उसे। ग्राम सभा का समझ में आ गया? 71st और 72nd, 73rd अमेंडमेंट है जो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यदि हम अपने प्रयास से अगर हम गांव को गांव रहने की लड़ाई में लोगों को जागरूक करवा पाए और 73rd अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी करवा पाए, तो हम इसको पास मान लेंगे कि हमने जो प्रयास किया वो ठर था। 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और पैसे से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार भी ग्राम सभा के पास ही हो जाएगा। ये उसमें पूरा इसकी स्वायत्ता पूरे गांव इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जो उधर चलता है ना पेशा कानून आदिवासियों के लिए, जो शेड्यूल्ड लोगों के लिए चलता है, वो अपने यहां भी लागू हो जाएगा एक तरह से। यानी गांव पूरी तरह से सोवरन हो जाएगा, उसकी सोवरेनिटी, उसकी स्वायत्ता हो जाएगी। यही चीज वो करने जा रहा था राजीव गांधी, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी 73rd अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा था जब प्रधानमंत्री होते हुए, उसी ने 71st और 2nd मतलब 71वां और 72वां संशोधन उसी का दिया हुआ है। ग्राम सभा की ताकत उसी की दी हुई है। मतलब मैं इसको देख रहा हूं कि राहुल की मां क्या कर रही है और राजीव की मां क्या कर रही है, फिर राजीव क्या कर रहा है और राजीव की पत्नी क्या कर रही है। सोनिया गांधी ने जो PHFI को एंट्री दी थी, और मैं उन खेलों को कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राम सभा इतनी ताकतवर है। यदि आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप गांव को अपनी ताकत का एहसास करा सको, तो हम गांव को पूरी तरह से आज़ाद कर सकते हैं। तो अभी का सेशन अभी हम लोग समाप्त करते हैं, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।